नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम पवन द्विवेदी है और मैं 12th भौतिक शास्त्र के आपके सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स पे आज बात करने के लिए यहाँ पर लेक्चर में हूँ। RJN का अभी जो परीक्षा होने वाला है वो स्टूडेंट जो कि मेन परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं उनके लिए डरने की कोई बात नहीं है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं फिजिक्स में जिनको हम करके सॉल्व करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, वही हमारा प्रयास है। तो हम फर्स्ट यूनिट को ले रहे हैं। सबसे पहले बच्चों आपको ये जानना जरूरी है कि आपने MP बोर्ड द्वारा जारी की गई अंक योजना यानी मार्किंग स्कीम का अच्छे से अध्ययन कर लिया हो। मैं केवल इसी चैप्टर इसी यूनिट की बात आपको बताता हूँ कि हमारे जो पेपर है वो वेटेज उसमें 16 अंक का है, 16 अंक का है और 16 नंबर के वेटेज में हमारे 3 चैप्टर शामिल हैं। एक है विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है विभव और धारिता कैपेसिटी जिसको आप जानते हैं, और तीसरा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें कि तीनों चैप्टर में से 16 अंक के प्रश्न हमारे पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। अब ये 16 नंबर का पहले जो ब्लूप्रिंट चलता था अब ब्लूप्रिंट नहीं है। MP बोर्ड ने केवल मार्किंग स्कीम जारी की है, यानी इस 16 नंबर में कुछ प्रश्न आपके 1 नंबर के हो सकते हैं, कुछ 2 नंबर के हो सकते हैं, कुछ 3 नंबर के हो सकते हैं और एक जो प्रश्न आता है वो 4 नंबर का आता है। वो इन तीनों चैप्टर में से एक आएगा। जैसे आपने यदि मेन एग्जाम का पेपर देखा हो और पेपर आपने दिया है तो आपने देखा होगा 17वें नंबर का 14 नंबर का प्रश्न था, 4 नंबर का प्रश्न था और वो इस विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर से था। तो हम विद्युत क्षेत्र के उन प्रश्नों पे बात करेंगे जो हमारी इस परीक्षा में आने की उम्मीद है और जिनको करके आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में आवेश की बात होती है। आज के इस व्याख्यान में मैं चर्चा करूंगा आवेश की। आवेश के बाद एक प्रश्न आता है आवेश के गुणों से, वो होता है आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लें। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो उससे रिलेटेड प्रश्नों के आंसर आप लिख सकते हैं, आपको आ जाते हैं। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 3 नंबर में क्वेश्चन आता है वो होता है कूलॉम्स लॉ या कूलाम का नियम। इसको हम अच्छी तरह से समझ लेंगे और इसको आपको जरूर करना है। आगे और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पे बात करेंगे और बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड जो आएंगी उन पे मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले आवेश को आप जानते ही हैं, आपने पढ़ा है 2 तरह का चार्ज होता है, एक होता है प्लस चार्ज और एक होता है माइनस चार्ज। ठीक है, समान आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और विपरीत आवेशों में हमेशा आकर्षण होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे बिंदु आवेशों के बीच में या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और या आकर्षण बल लगेगा। यदि एक प्लस चार्ज होगा और एक माइनस चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस आधार पर पहले ये समझना पड़ेगा कि आवेश क्या है। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बात आई आवेश के क्वांटीकरण की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझ लेंगे। क्वांटाइजेशन या आवेश की परमाणुकता क्या होती है। देखिए, प्रकृति में आवेश इस रूप में पाया जाता है हमेशा Q = ± Ne। अब ये फार्मूला आपको याद रखना है। केवल ±Ne लिखने से आवेश का क्वांटीकरण समझ में नहीं आता, लेकिन यदि आपको ये याद है, ये लिखाते हैं तो आपको 1 नंबर या आधा नंबर इसमें मिल जाएगा। अब मैं बताता हूं कि इस क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। आवेश कभी भी अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता आवेश को। क्यों? क्योंकि आपने परमाणु की संरचना को पुरानी छोटी कक्षाओं में समझा है कि वो परमाणु में क्या स्थिति होती है। ये हमारा परमाणु होता है जिसका नाभिक है, इसमें न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। आपको ये तो मालूम है कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रल है। प्रोटॉन
पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये न्यूक्लियस में रहते हैं दो प्रकार के एलिमेंट, बाहर इसके चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, रिवॉल्व करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। जितने परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी ये जो परमाणु है ये पूरा परमाणु विद्युत उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। अब जब ये उदासीन होता है, और स्थिर विद्युत में हमने पढ़ा है कि जब हम दो चीजों को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, बराबर की संख्या में हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यदि निकल के गया है तो जिसमें गया है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, उस पर ऋण आवेश बढ़ गया यानी वो ऋणात्मक हो गया। और प्रोटॉन तो जाते नहीं है, प्रोटॉन उतने के उतने रहेंगे। जैसे किसी परमाणु में 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, हमने दो चीजों को आपस में रगड़ा तो 11 में से एक इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, तो इलेक्ट्रॉन पहली वाली वस्तु में 10 बचे और दूसरी वाली वस्तु जिसमें गए उसमें 12 हो गए, तो जिसमें गए उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, हेंस दिस विल बी नेगेटिवली चार्ज। वो वस्तु कैसी हो गई? नेगेटिवली चार्ज हो गई। लेकिन पहली वाली वस्तु जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के गया था उसमें प्रोटॉन तो 11 ही थे, यानी वो उस पर धनावेश ज्यादा है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज है। क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कभी भी इलेक्ट्रॉन पॉइंट में नहीं जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, अपॉन में नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन या तो पूरा का पूरा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वो कैसा होगा? या तो Q का वैल्यू हो सकता है प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e, एटसेट्रा एंड सो ऑन। बट इट कैन नॉट बी 1.5e, इट कैन नॉट बी 2.5e, ये नहीं हो सकता, पॉइंट में नहीं होगा, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये आवेश का क्वांटाइजेशन कहलाता है कि आवेश को हमेशा असामान्य रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो एक लाइन यदि आप लिखे आए और ये सूत्र लिखाएं तो आपका 2 नंबर का काम हो गया, और आवेश का ये आपने एक गुण भी बता दिया। मैंने क्या कहा? आवेश को असामान्य रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। नहीं कि ये इतनी लाइन यदि आप लिख जाते हैं, यही क्वांटीकरण है, ये क्वांटाइजेशन है। और ये फार्मूला आप लिखाएं Q = प्लस माइनस NE, आपका काम हो गया। अब मैं यहां E की वैल्यू आपको बता दूं। दुनिया में, ब्रह्मांड में स्मॉल e सबसे कम चार्ज है, सबसे छोटा चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये C जो मैं लिख रहा हूं ये कूलाम को शो कर रहा है। कूलाम आवेश का मात्रक है, इसको भी याद रखें। आवेश का मात्रक, यूनिट क्या है? कूलाम। वैज्ञानिक का नाम है, उनको सम्मानित करने के लिए आवेश के मात्रक का नाम क्या दे दिया? कूलाम दे दिया, याद रखिए। तो ये C जो है कूलाम। इससे कम आवेश ब्रह्मांड में नहीं होता। प्रकृति में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम से कम चार्ज नहीं हो सकता। इसको कहते हैं हम मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, ये फंडामेंटल चार्ज कहलाता है। आपको प्रश्न यदि आता है कि मूल आवेश किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखना है कि मूल आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इससे कम आवेश प्रकृति में नहीं हो सकता, इसको मूल आवेश कहते हैं। इसका मात्रक आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है। और ये पूरा मैंने जो आपको बताया Q = प्लस माइनस NE, ये कहलाता है आवेश का क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण पे बात हो गई। अब मैं बात करता हूं आपसे कूलॉम्स लॉ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। प्रश्न ऐसा आता है जो मेन एग्जाम में आपने इस बार तो नहीं, पिछले साल का पेपर यदि आपने देखा हो तो उसमें एक प्रश्न आया था। और वो प्रश्न किस तरह से आता है? प्रश्न ये आता है, आवेश
संबंधी कूलाम का नियम लिखिए, ठीक है, एवं इसके आधार पर एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए। ये पूरा प्रश्न होता है। अब इसमें कूलाम शब्द आ जाए तो आप समझ जाना, ये भी लिखा रहता है स्थिर वैद्युत संबंधी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिलेटेड कूलाम्स लॉ लिखिए एवं इसके आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए, ठीक है। अब हम इसको कूलाम के नियम को निकालते हैं। देखिए है क्या, फिजिक्स में आपको रटने की आवश्यकता नहीं, कोई भी विषय हो, कॉन्सेप्ट ये है कि हमको उसको समझना है। जब हम चीज़ों को समझ लेते हैं तो हमारा याद करने की आवश्यकता नहीं होती, रटने की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है। 11th में जब आप थे तो आपने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था, ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था। उसमें आपने ये पढ़ा था कि दो द्रव्यमान हैं ब्रह्मांड में और इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब आप 11th में ग्रेविटेशन लॉ पढ़े हैं तो 12th में कूलम्स लॉ बिल्कुल वैसा ही का वैसा है। कैसा है, याद कुछ नहीं करना है, समझना है। आपने यदि इस फार्मूले को समझ लिया 1/f = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R², तो आपको कूलाम का नियम समझ में आ जाएगा, उसको याद करने की बात नहीं है। परीक्षा में यदि कूलाम के नियम में इतना भी लिख के आते हैं तो 1 नंबर आपको मिलता है। अब यहां पर ऊपर जो आ रहा है Q1 × Q2 आ रहा है और F यहां लिखा है। F का मतलब क्या होता है, फोर्स। मैंने आपको अभी बताया कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण बल लगता है। तो मान लीजिए कि ये दो चार्ज हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो कूलाम के नियम की पहली लाइन ये कहती है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अब अनुक्रमानुपाती को चूंकि आप मैथ्स पढ़ते हैं, 7th से 8th से 9th से छोटी क्लासेस से आप मैथ्स पढ़ते रहे हैं, तो अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती शब्दों को जानते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल शब्द को आप जानते हैं। तो हमने पहली लाइन में क्या कहा, वर्ड्स में, जो वर्ड्स में कहा है वही मैथमेटिकली यहां लिखा है। यदि मैथमेटिकली आपको समझ में आ जाता है तो यू कैन राइट इन योर वर्ड्स। यहां पे लिखा है F, ये साइन है समानुपाती का और ये Q1 × Q2 लिखा गया है। इसका मतलब है हमें ये कहना है F यानी क्या होता है, फोर्स। फोर्स किसके बीच में लगने वाला, आवेशों के। आवेशों के बीच में लगने वाला बल, कौन सा बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, वो अनुक्रमानुपाती होता है उन आवेशों के गुणनफल के। यदि x1 x2 लिखा है, इसका मतलब है x1 और x2 का क्या है, गुणनफल है। तो पहली लाइन हो गई, ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा। दूसरी लाइन में कूलाम्स लॉ में ये कहा जाता है, ये कहा उन्होंने कि दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। द फोर्स बिटवीन two charges, 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them। ये पूरा स्टेटमेंट है। तो अब हम दूसरी लाइन में ये कह रहे हैं F व्युत्क्रमानुपाती R²। तो यह हो गया F समानुपाती 1/R², या यूं कहें कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। कूलाम का नियम लिखना, अकेला स्टेटमेंट लिखने से काम नहीं चलेगा। 3 नंबर यदि आपको दिए जा रहे हैं इस प्रश्न में तो आपको इसको डेराइव करना है और यहां तक जाना है।
कहां तक जाना है? एकांक आवेश। एकांक आवेश से मतलब 1 कूलाम की आपको परिभाषा देनी है। तो हमने दोनों इक्वेशन बनाए। अब इन दोनों समीकरणों को आप मिला दीजिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर ऐसे लिखना है आपको। तो मिलाने पर क्या आएगा? समानुपाती वाला ऊपर आ जाएगा, F समानुपाती Q1 इंटू Q2, और व्युत्क्रमानुपाती वाला कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो हमारा इक्वेशन ये बन गया, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप जानते हैं गणित में समानुपाती को बराबर में बदलने के लिए एक कांस्टेंट यूज होता है, एक नियतांक का यूज करना पड़ता है, एक राशि का गुणा करना पड़ता है। तो यहां समानुपाती जब बराबर में बदलेगा तो यहां एक कांस्टेंट लगेगा। तो हम समानुपाती को बराबर में जब बदलेंगे तो हमारे पास आएगा F इक्वल्स टू, मान लीजिए समानुपाती A है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो बराबर में बदल गया। ये A क्या है? यहां मैंने कांस्टेंट लगाया है। A क्या है? नियतांक है। तो नियतांक को जब हमने लगाया तो ये किस में बदल गया? समानुपाती हमारा बराबर में बदल गया। जो A की वैल्यू है वो वायु या निर्वात में होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब ये ग्रीक का नया वर्ड आ गया, तो एप्सिलॉन 0 क्या है उसको भी आपको पता होना चाहिए। तो एप्सिलॉन 0 कहलाती है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की क्या कहते हैं इसको? विद्युतशीलता, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, ये विद्युतशीलता होती है। इस पूरे का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10⁹ होता है। तो देखिए एक ही जगह हम जब SI सिस्टम में बात करेंगे तो F इजिकल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एक ही जगह हमने रख दिया। एक कौन से? ये सारा हम क्या कर रहे हैं? SI सिस्टम में, SI पद्धति में। और यदि मैं CGS पद्धति की बात करूं तो A बराबर वायु या निर्वात में 1 होता है, तो F बराबर हो जाता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा कूलम्स लॉ आया। फोर्स है इसलिए इसका मात्रक लिखना पड़ेगा। फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। SI सिस्टम में न्यूटन और CGS सिस्टम में डाइन। जब आप यहां तक करेंगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो अभी तो आपने कूलाम का नियम निकाला, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक बात और, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। तो अब यदि इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ है तो इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? F इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हमारे कूलाम के नियम का SI सिस्टम में दूसरा रूप है। अब ये आ गया, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। करना क्या है? कूलाम का नियम लिखने आया तो सबसे पहले उससे ऊपर उसका स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट कहाँ से लिखेंगे? कोई भी फार्मूला उठा लीजिए, वहां से स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगा। आप अपने दिमाग में उसको रिकॉल कर लीजिए उसी टाइम पे कि वो Q1 Q2 ऊपर लिखा था, Q1 Q2 ऊपर लिखा था और इस तरफ F लिखा था। इसका मतलब है हमें ये कहना है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ऊपर है तो अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पूरा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के बाद हमने इसको डेराइव किया और हम यहां तक आए। अभी आधा हिस्सा उस प्रश्न का रह गया। आधा हिस्सा और क्या कहता है? पहले तो कहा कूलाम का नियम निगमित कीजिए या लिखिए। फिर उन्होंने कहा इसके आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा दीजिए, एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए या एक कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए। तो अब परिभाषित कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास
जो फाइनल इक्वेशन है वो है 9 F इजिकल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही है। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो हमारा एकांक आवेश आ जाएगा। तो हम एकांक आवेश की परिभाषा देंगे, तो हम यहाँ जब उत्तर में लिखेंगे तो एकांक आवेश लिख देंगे और यहाँ डैश लगाएंगे। अब हमने जो फार्मूला डिराइव किया वो था ये, कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया। अब यदि यहां पर F की वैल्यू हो 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन, न्यूटन की जगह N लिखा है अपन ने, यूनिट है। Q1 और Q2 दोनों बराबर हों Q के और R का मान हो 1 मीटर, ये कंडीशन हो कि F कितना हो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, Q1 और Q2 दोनों बराबर हो, किसके बराबर हो, Q के, और R की वैल्यू हो 1 मीटर। ये रख के दीजिए, देखिए इसमें तो क्या आएगा, 9 गुणित 10 की घात 9 बराबर 9 गुणित 10 की घात 9, Q1 की जगह भी Q रखिए, Q2 की जगह भी Q रखिए और 1 का स्क्वायर, क्योंकि R की वैल्यू 1 है। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, Q का Q में गुणा होगा तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 1। 1 उत्तर हमको लाना था। इस इक्वेशन में 1 जब आएगा तब Q को छोड़ के केवल बाकी चीजें बराबर रहेंगी, यानी F को इसके बराबर कर दिया, कैंसिल हो गया, ये आ गया 1। अब परिभाषा कैसे निकलेगी, ये आंसर 1 किस स्थिति में आ रहा है, ये उस स्थिति में आ रहा है जब दोनों आवेश बराबर हैं, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, उनके बीच में लगने वाला बल 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन है, तब प्रत्येक आवेश 1 कूलाम कहलाता है। यही आंसर आ रहा है। एक उत्तर कब आ रहा है, जब हमने ये कंडीशन इसमें रखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलाम की परिभाषा ये होगी कि यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर यदि एक दूसरे को 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है, 1 कूलाम आता है। इन सारी कंडीशंस को देख के आप डिफाइन कर सकते हैं। यू हैव टू डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन, बिकॉज Q1 and Q2 each is Q. The distance between both charges is 1 meter and the force between them is 9 into 10 to the power 9. So that you can say 1 coulomb charge is that when two equal and opposite charges situated at distance 1 meter apart and the repulsive force between them is 9 into 10 to the power 9, then each charge is called unit charge. तो बाइलिंगुअल यदि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो भी आप इसको समझ सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले तो मैं मैक्सिमम पोर्शन हिंदी में आपको बता रहा हूं कि वो आपको इस तरह से डिफाइन करना। जब आप इतना पूरा करेंगे तब आपको 3 नंबर, और यदि ये लेंदी हो गया है तो ये 4 नंबर में भी कभी कभी पेपर सेटर दे देते हैं और 4 नंबर में आ जाता है। ये हमारा प्रश्न कौन था, स्थिर विद्युत में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कूलाम का नियम लिखिए या निगमित कीजिए एवं इसके आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। ये बात हुई, एक प्रश्न हुआ। अब इसमें एक चीज और आती है, वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अभी पिछले पेपर में विद्युत बल रेखाओं के गुण तो पूछे जा चुके हैं, संभव है कि अब नेक्स्ट पेपर में वो ना आए इसमें से, लेकिन पिछले पेपर में कूलाम का नियम नहीं पूछा गया है, तो इसकी संभावना है कि वो इस बार आपसे पूछा जाए। और आगे हम चलते हैं, जैसे लेक्चर को शुरू करते समय मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे बातें आगे बढ़ती जाएंगी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करते जाएंगे। अगला डिस्कशन मेरा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। 2 के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक
एवं विमीय सूत्र लिखिए। डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इस फार्मूले से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन कर लीजिए। माने कुछ फार्मूले आप याद रख लें, मैथमेटिकली जब हम लिख लेते हैं तो हमें वर्ड्स में लिखना आ जाता है। उस मैथमेटिक्स के फार्मूले को दिमाग में रख लीजिएगा तो परिभाषित करना, डिफाइन करना आसान हो जाता है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। Q नॉट, जीरो जो लगा है उसको Q नॉट पढ़ा जाता है, Q0 पढ़ा जाता है। Q नॉट जो लिखा हुआ है इन दोनों का अनुपात है। ये परीक्षण आवेश कहलाता है, टेस्ट चार्ज कहलाता है। यदि इस फार्मूले में हम Q नॉट की वैल्यू को 1 कर दें तो E इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास F/1, या हम कह सकते हैं F। E F के बराबर है। E F के कब बराबर है, जबकि हमारा Q नॉट का वैल्यू 1 है, क्योंकि नीचे 1 आ गया। Q नॉट का वैल्यू 1 है तो Q नॉट की वैल्यू 1 होने का मतलब है हमारा परीक्षण आवेश एकांक है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में ये मान लीजिए कोई चार्ज रखा हुआ है, Q चार्ज रखा हुआ है, और इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो। इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब क्या होता है, जैसे मैग्नेट आपने देखी है, हर जगह आपके मैग्नेट का यूज आप करते हैं, कोई कील के पास ले जाते हैं, पिन के पास ले जाते हैं, मैग्नेट से वो अट्रैक्ट हो जाती है। कुछ दूरी पर रखेंगे तो भी मैग्नेट उस पिन को खींच लेती है। यानी मैग्नेट के आसपास एक थोड़ा सा एरिया होता है जहां तक उसके प्रभाव को हम अनुभव कर सकते हैं, भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं उस फोर्स को। तो फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा वो एरिया जहां तक उसका फोर्स काम करता है। इट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट। ऐसे ही चार्ज होता है, चार्ज के आसपास का कुछ एरिया होता है जहां तक उसका बल लगता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक Q नॉट चार्ज रखा हुआ है। इस Q के कारण इस Q नॉट पर जितना फोर्स लगता है वो कहलाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी हम एकांक यदि कर दें तो ये कहेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कहां से आया, यहां से आया। किसी विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको E से प्रदर्शित किया जाता है। एक्चुअली में वेक्टर E है। दो प्रकार की राशियां होती हैं, एक अदिश और एक सदिश। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। वेक्टर E से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रश्न में क्या था, परिभाषा दीजिए, इसका मात्रक लिखिए। तो मात्रक कुछ याद नहीं करना है। मात्रक कहां से निकलता है, फार्मूले से निकलता है। फार्मूला एक्चुअली में क्या है, E बराबर F/Q नॉट। आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। तो इसका एसआई मात्रक हम निकाल रहे हैं। एसआई मात्रक याद ना आए तो आप ऐसे निकाल लीजिए। फोर्स का मात्रक क्या है, न्यूटन, एन लिखते हैं। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। इसको ऐसे भी लिखते हैं। कूलाम को यदि आप ऊपर ले जाएंगे तो एनसी इनवर्स या एनसी ऊपर -1 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, एसआई मात्रक। या तो ऐसे लिखिए न्यूटन प्रति कूलाम, या लिखिए एनसी के ऊपर -1 लगा दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, विमीय सूत्र सो सिंपल। विमीय सूत्र कैसे निकलेगा, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन में भी आते हैं। खालिस्तान में आ गया, और किसी एक वाक्य में आ गया, या ऑब्जेक्टिव में आ गया। तो एफ का विमीय सूत्र क्या होता है, 11th में पढ़ा है, MLT-2। और Q का विमीय सूत्र होता है AT। चूंकि हमारा फार्मूला है F/Q नॉट, MLT-2 और यहां AT। अब ऊपर ले जाइए,
ऊपर ले जाइए तो m l t, ये 1 ऊपर जाएगा प्लस का तो माइनस क्या हो जाएगा 3, और a ऊपर जाएगा तो माइनस। इतना तो आप जानते हैं ना, मास, लेंथ, टाइम और एम्पियर, इससे मिलके हमारा विमेय सूत्र बनता है। तो ये हो गया MLT -3 A -1। तो हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक और विमेय सूत्र लिखिए। देखिए पहला चैप्टर जो होता है उसमें जो हमारे 2 प्रश्न थे, 3 प्रश्न वो हमने अभी करे, जिसमें क्वांटीकरण किया पहला प्रश्न, दूसरा किया कूलाम का नियम और तीसरा किया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका व्यंजक भी आगे आएगा, इसका डेरिवेशन कैसे निकलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो है वो है विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड, जो कि गॉस की प्रमेय है। हम अपने अगले व्याख्यान में, नेक्स्ट लेक्चर में इस बात पे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।